क्लास 12th बायोलॉजी चौथा चैप्टर जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लास्ट पार्ट जो थर्ड पार्ट होगा और आखिरी होगा और परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। ये इसको लेकर मैं विजय यादव लेक्चरर बायोलॉजी गंभीर इंटर कॉलेज आपके सामने वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा। इसमें देख लीजिए आज का जो टॉपिक है टेस्ट ट्यूब बेबी और एक उससे पहले एमनियोसेंटेसिस एवं चिकित्सकीय समापन। ठीक है, ये कैसे होता है ये आप लोगों को फिगर के माध्यम से बताते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, किसकी इस तकनीक की आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है, इस तकनीक में क्या होता है, कैसे होता है, क्यों टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ठीक है, और IVF क्या है तकनीक, ART क्या है, MTP क्या है, PDT क्या है। ये बहुत सारे ऐसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी हैं जिसको आप समझ पाएंगे। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। अब बहुत सारे फिगर के माध्यम से देख रहे हैं आप, ये डिफरेंट फिगर जिसके माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे और आप आसानी से समझ जाएंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, कैसे तकनीक होती है, फिर प्रक्रिया क्या होती है। नाम टेस्ट ट्यूब बेबी है तो क्या बेबी जो उत्पन्न होता है, जो बर्थ लेता है, क्या वो टेस्ट ट्यूब से पैदा होता है या साधारण मानव के अपनी माँ के गर्भ से। कैसे इसे टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम दिया गया, क्यों कहते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या है आदि। और ये कुछ बुक की प्रश्नावली जिसमें इम्पॉर्टेंट, वैसे तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन देता रहता हूँ होमवर्क में, लेकिन इसमें से मैं कुछ बता दूंगा, उसको भी आप लोग अपने घर पर नोटबुक में कर सकते हैं। परखनली शिशु का महत्व क्या है इसको आप समझ पाएंगे। और इसके अलावा ये तकनीक देख रहे हैं फिगर के माध्यम से टेस्ट ट्यूब बेबी का, और कैसे इसको प्लांट करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, IVF क्यों कहते हैं, बहुत सारे ये देखो परखनली शिशु एक परिचय, टेस्ट ट्यूब बेबी एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसके बारे में आप समझ पाएंगे। ये एमनियोसेंटेसिस क्या है, क्यों ज़रूरी है, और इनफर्टिलिटी क्या है, बांझता बांझपन क्या है, कौन सी उसके लिए सहायक जनन प्रौद्योगिकी जिसे ART बोलते हैं, इसको आप समझ पाएंगे। उल्बेधन जिसे एमनियोसेंटेसिस कहते थे, ये क्यों है, क्यों आवश्यक है, इसके इस तकनीक के क्या फ़ायदे हैं, क्या होता है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एमनियोसेंटेसिस यदि पिछले परीक्षा में नहीं पूछा गया होगा तो 2021 में होने वाले बोर्ड परीक्षा में अवश्य पूछा जा सकता है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये। चिकित्सीय सगर्भता समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP। ये यहाँ से शुरू करते हैं हम आपका वीडियो, तो ध्यान से लगे रहिए वीडियो को। और क्योंकि जो हम होमवर्क देते हैं इसी वीडियो के आधार पर होमवर्क देते हैं, इसलिए वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए। पहले तो समझिए चिकित्सकीय सगर्भता समापन क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे शॉर्ट में MTP बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये शब्दों से बहुत स्पष्ट है, क्लियर। पहले समझ लीजिए, गर्भकाल पूर्ण होने से पहले स्वतः गर्भ समापन की प्रक्रिया को चिकित्सकीय सगर्भता समापन, जिसे शॉर्ट में MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ MTP कहते हैं। ठीक, चिकित्सकीय इसलिए क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान कुशल चिकित्सक की देखरेख में दवाओं का उपयोग द्वारा किया जाता है, इसलिए चिकित्सकीय। लेकिन गर्भकाल पूर्ण होने से पहले, याद रहे, गर्भकाल पूर्ण होने से पहले गर्भ समापन की प्रक्रिया को चिकित्सकीय सगर्भता समापन कहते हैं। बहुत छोटी सी परिभाषा है। पूरे संसार में 4 से 5 करोड़ भ्रूण एम्ब्रियो का चिकित्सकीय सगर्भता समापन करा जाता है। यानी कि जनसंख्या के नियंत्रण में MTP का महत्वपूर्ण योगदान तो है, लेकिन इसका उद्देश्य जनसंख्या घटाना नहीं है। भारत में इसका संबंध भावनात्मक, धार्मिक और सामाजिक आधार पर भी है, इसलिए इस विधि को स्वीकृत कानूनी बनाया जाना चाहिए या नहीं, इस पर बहस है। फिर भी भारत सरकार ने 1971 में इसे कानूनी रूप से स्वीकृति प्रदान कर दी। किसे प्रदान कर दी? देखिए, 1971 में इसे कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। किसको? MTP को, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को। ठीक, अनेक लोग, होता क्या है, अनेक लोग पुत्र प्राप्ति की इच्छा के वशीभूत MTP विधि से मादा भ्रूण का समापन, एबार्शन करा देते हैं और जनहित के लिए बनाए गए इस कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिससे हमारे देश में स्त्री पुरुषों का लिंगानुपात असंतुलित होता जा रहा है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है।
जबकि एमटीपी का उद्देश्य क्या है? एमटीपी का उद्देश्य थोड़ी नहीं कि मादा में भ्रूण लिंग का जांच करा करके उसको एबार्सन करवा दे। इसका उद्देश्य नहीं, उद्देश्य इसका ये है एमटीपी का प्रमुख उद्देश्य कि अनचाहा गर्भ, ठीक है, असुरक्षित यौन संबंध या बलात्कार से उत्पन्न गर्भ या गर्भाशय में पलने वाले शिशु में होने वाले गंभीर रोगों में जेनेटिकल डिजीज जैसे बहुत सारे सिंड्रोम हैं, डाउन सिंड्रोम, फ्राउ सिंड्रोम, क्लेनफिल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, बहुत सारे ऐसे सिंड्रोम है जेनेटिकल डिजीज जो लाइलाज होते हैं, ठीक है, या अनुवांशिक बीमारियां जिसे कहते हैं, हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस, बहुत सारे ऐसे हैं। अगर इन गंभीर रोगों की प्रारंभिक जानकारी यदि भ्रूणावस्था में पता चल जाए, ठीक है, जानकारी ऐसे दशा में पता चल जाए तो गर्भ समापन की अनिवार्यता होती है। यह प्रक्रिया सगर्भता के 12 सप्ताह की अवधि में सुरक्षित है। कितने सप्ताह में? 12 सप्ताह का मतलब 3 महीने, ठीक। अब दूसरा टॉपिक पे आ जाते हैं। एमनियोसेंटेसिस क्या है? इम्पॉर्टेंट है। एमनियोसेंटेसिस जिसे हिंदी में उल्बेधन, यह इसको पहले नोट कर लीजिए कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको हल्के में लेंगे जबकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। यह जन्म, देखो, एक तो अभी आपने पढ़ा एमटीपी, ठीक है, और एक दूसरा तकनीक एमनियोसेंटेसिस। यह जन्म पूर्व भ्रूण रोग लक्षण ज्ञात करने संबंधी तकनीक है जिसे बोलते हैं प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, पीडीटी। क्या है ये? जन्म से पहले ही अगर गर्भ में पल रहा भ्रूण किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होने की संभावना है तो ऐसे रोग को पता करने की ये तकनीक है पीडीटी, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, ठीक। ये जन्म से, याद रहिए, जन्म से पहले ही ऐसे रोग की पता की जाती है। तो क्लियर हो गया। इस तकनीक के द्वारा गर्भधारण की प्रारंभिक अवस्था में गर्भधारण करने वाली माता के गर्भ में भ्रूण के चारों ओर पाए जाने वाली द्रव से भरी गुहा, जिसे अमनियोटिक कोष कहते हैं, में से अमनियोटिक द्रव की कुछ मात्रा लगभग 10 से 20 मिली सुई द्वारा निकाल लेते हैं। द्रव निकालने से पहले अल्ट्रासाउंड तकनीक से एक सुरक्षित क्षेत्र ज्ञात किया जाता है। इस क्षेत्र से ही सुई को भ्रूण, प्लासेंटा या नाभिज, अम्बिलाइकल कार्ड को हानि से बचाते हुए अंदर प्रविष्ट कराया जाता है। अमनियोटिक द्रव में भ्रूण, आंवल तथा अमनियोटिक कोष से पृथक हुई कोशिकाएं होती हैं। ये सभी कोशिकाएं एक ही निषेचित अंडे के से बनती हैं, व्युत्पन्न होती हैं। अतः इन सभी की आनुवंशिक संरचना एक समान होती है। अमनियोटिक द्रव से उन कोशिकाओं का प्रयोगशाला में 1 या 2 सप्ताह तक संवर्धन किया जाता है। इन कोशिकाओं का गुणसूत्र अध्ययन तथा अनेक जैव रासायनिक परीक्षण किए जाते हैं। गुणसूत्रों के अध्ययन से डाउन सिंड्रोम, अन्य सिंड्रोम पता लगाया जा सकता है, जैसा मैंने पहले बताया। तो जैव रासायनिक परीक्षण द्वारा विभिन्न समस्याओं को उत्पन्न करने वाले रसायनों का पहले पता लगाया जा सकता है। जैसे अल्फा फेटोप्रोटीन की यदि उपस्थिति है, इसकी अधिक मात्रा है तो न्यूरल नाल विकार को इंगित करती है, यानी कि ये ज़्यादा प्रोटीन है अल्फा फेटोप्रोटीन, तो ये न्यूरल ट्यूब को डिफेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार एक दोषपूर्ण एंजाइम है जिसके द्वारा टे साक्स रोग, टे साक्स एक डिजीज़ है जिसमें न्यूरॉन या स्पाइलिन न्यूरॉन, जो नर्व, हमारी नर्व तंत्रिकाएँ हैं, उनके ऊपर एक आवरण होता है जिसे मालिन आवरण बोलते हैं, वो नष्ट कर देता है, तो उसका भी पता लगाया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे एबनॉर्मलिटीज़, विषमताएँ, जन्मजात जो ठीक हो सकने वाले रोग हों तो गर्भधारण की प्रारंभिक अवस्था में ही भ्रूण का चिकित्सीय, अगर ठीक न हो पाने वाले ऐसे रोग होते हैं जो कि कभी जन्मजात होते हैं लेकिन ठीक कभी नहीं हो सकते, तो ऐसी स्थिति में प्रारंभिक अवस्था में ही भ्रूण का चिकित्सीय सगर्भता समापन एमटीपी करा देते हैं, क्योंकि इस अवस्था में भ्रूण का समापन न्यायिक रूप से, कानूनी रूप से मान्य है। एमनियोसेंटेसिस प्रायः गर्भावस्था के प्रारंभिक 15 से 20 सप्ताह या ज़्यादा सेफ रहता है 12 सप्ताह, जितना कम अर्ली हो जाए उतना ही अच्छा है। 15 से 20 सप्ताह, 4 सप्ताह अधिकतम ये समय दिया हुआ है, तो जितने अर्ली हो जाए उतना अच्छा होता है माँ के लिए। इस समय एमनियोटिक गुहा में लगभग 250 ml द्रव होता है और भ्रूण की हानि को न्यूनतम संभावना होती है। एमनियोसेंटेसिस प्रायः भ्रूण और माता के लिए सुरक्षित तकनीक है। क्या है ये? भ्रूण, यह जो है भ्रूण और माता दोनों के लिए सुरक्षित तकनीक है। कभी कभी असावधानी से संक्रमण, रक्तस्राव अथवा सगर्भता का जोखिम भी रहता है। ठीक, अब आ जाइए मेन टॉपिक, टेस्ट ट्यूब बेबी से संबंधित एक इंट्रोडक्शन। क्यों टेस्ट ट्यूब बेबी की आवश्यकता पड़ती है?
उसके पहले एक इंट्रोडक्शन, भूमिका। बंध्यता एवं सहायक जनन प्रौद्योगिकी, इनफर्टिलिटी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं ART। सहायक जनन प्रौद्योगिकी, बंध्यता को दूर करने के लिए कौन कौन सी ऐसी सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ हैं जिसे हम उस सहायक तकनीक से हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे तकनीक को हम ART बोलते हैं, असिस्टेड, क्या बोलते हैं, ART। पहले तो समझ लीजिए कि बांझपन किसे कहते हैं, मनुष्यों में बांझपन, इनफर्टिलिटी इन ह्यूमंस। ठीक, मानव समाज में 2 से 10% ऐसे दंपति होते हैं जो संतानोत्पत्ति करने में असफल रहते हैं। ऐसे दंपतियों को लोग बांझ, इनफर्टाइल, और इनकी इस अक्षमता को बांझपन, इनफर्टिलिटी कहते हैं। एक परिभाषा समझ लो ये है कि बांझपन किसे कहते हैं और किसको बांझ कहते हैं। तो जो संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते हैं उनको बांझ कहते हैं, और इस परिस्थिति या जो समस्या है इस समस्या को बांझपन कहते हैं। अब स्त्रियों में बांझपन की 2 श्रेणियाँ होती हैं, प्राथमिक बांझपन, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, तथा द्वितीयक बांझपन, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राथमिक बांझपन में विवाह के 1 साल बाद भी स्त्री गर्भवती नहीं हो पाती, जबकि द्वितीयक बांझपन में स्त्री गर्भवती तो हो जाती है, परंतु गर्भ पूरे समय तक टिकता नहीं, बीच में ही गर्भपात हो जाता है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि लगभग 40% बांझ दंपतियों में गर्भधारण की असफलता पुरुषों की अक्षमताओं के कारण होता है, और उतने बराबर लगभग 40% पुरुषों की अक्षमताओं के कारण होता है, और तो 40% स्त्री की कमियों के कारण होता है, उनकी अक्षमताओं के कारण होता है। तथा 20% ऐसे हैं जिनमें दोनों की कमियां होती हैं, दोनों पति पत्नी दोनों रोग से जिम्मेदार होते हैं संतान उत्पन्न करने में सफल न होने के लिए। तो 20% दोनों की अक्षमताओं कारण होती है। पुरुषों की अक्षमताओं के कारक जो होते हैं वो मुख्य हैं, जैसे कमजोर लिंग, उच्चाई क्रियाहीन, मतलब कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इरेक्शन का ना होना के कारण, और मैथुन की अक्षमता, वीर्य में शुक्राणुओं की कम संख्या, शुक्राणुओं में गति की कम क्षमता, शुक्राणु वाहिकाओं में शुक्राणुओं के मार्ग का बाधित होना, पुरुषों के वीर्य में शुक्राणुओं की कम संख्या, अगर कम स्पर्म है तो भी समस्या है। एबनॉर्मल स्पर्म है, शुक्राणुओं के अधिक संख्या में होने के कारण निम्न हो सकते हैं। ठीक है, यदि कम है या एबनॉर्मल है तो शुक्राणुओं के एबनॉर्मल शुक्राणु अगर हैं तो ये सब जो निम्न कारण हैं अभी हमने पढ़ा है पुरुषों की अक्षमता के ये प्रमुख कारण, इनके कई कारण होते हैं, जैसे अधिक कार्य करने वाले व्यक्ति, भावनात्मक तनाव में थकावट हो जाने वाले। ठीक है, तो ऐसे लोग होते हैं जो अधिक कसे हुए कपड़े तथा अधिक व्यायाम से वृषण कोष का ताप बढ़ना तो शुक्राणुओं के लिए हानिकारक है। अनेक प्रकार के रसायन, दवाइयाँ, प्रदूषक आदि ये भी पुरुष के जनन क्षमता पर प्रभाव डालते हैं। अधिक तंबाकू और शराब का सेवन समस्या को बढ़ाने में सहायक है। ठीक, यदि पुरुष में शुक्राणु संख्या सामान्य है तो चिकित्सक स्त्री के जननांगों का परीक्षण करते हैं। स्त्रियों की अक्षमताओं के कारक मुख्यतः इनके अंडाशयों में अंडजनन एवं अंडोत्सर्ग की गड़बड़ियाँ, गर्भाशयी नालों तथा गर्भाशय की असाधारण संरचना तथा गर्भाशय एवं योनि में संक्रमण आदि होते हैं, ये स्त्रियों में कमियां हैं। एक चीज़ मैं आपको बता नहीं पाया था, एमनियोसेंटेसिस को फिगर के माध्यम से देखो। एमनियोसेंटेसिस जो अभी हमने आपको बताया कि कैसे लेते हैं, ये देखो इंजेक्शन के थ्रू ये बेबी डेवलप कर रहा है। ये बीच में देख लीजिए ये ठीक, और यहाँ पर देखिए कि ये जो ये एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक, ये जो इस इंजेक्शन के थ्रू एमनियोटिक फ्लूइड निकाल रहा है ये इंजेक्शन के थ्रू, और यहाँ पर एक जो एमनियोटिक फ्लूइड सेफ अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, ठीक है, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से सेफ जोन पता किया जाता है ताकि ये बेबी को या प्लासेंटा को या अम्बिलाइकल कार्ड को कहीं से नुकसान न हो। पता अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पता करने के बाद ये आगे बढ़ता है। देख लीजिए यहाँ पर इन्होंने फिर ये निकाल लिया एमनियोटिक फ्लूइड को, फिर आगे बढ़ा रहे हैं ये इस तरह से आगे। एमनियोटिक फ्लूइड बायोकेमिकल एनालिसिस सुपरनेटल फ्लूइड जो कि इन्होंने किया है। और आगे देखिए फिर उसके बाद क्या करते हैं, फेटल सेल्स, ये जो फेटल सेल्स है देख रहे हैं ये पूरा फेटल सेल्स इसी का डेवलप करते हैं, और इसी से जो है कि मेल और फीमेल का पता चल जाता है। इसी से क्या मेल है और या तो
रिप्रोडक्टिव मेल है, यानी कि इन्हीं सेल से मेल और फीमेल सेक्स की पहचान, फेटल सेक्स की पहचान क्या होती है, इसी का लोग दुरुपयोग करते हैं। ठीक, तो देखिए एक मिनट, थोड़ा साउंड में डिस्टर्बेंस है। इसके बाद क्या करते हैं, ये कल्चर, सेल कल्चर है आगे, देखें ना ये सेल कल्चर, ये पूरा ले जाता है और उसके बाद फिर इसमें डेवलप हो जाता है और लेबोरेटरी में फिर परीक्षण किया जाता है। तो ये सब तरीके हैं एमनियोसेंटेसिस के। और अब आ जाइए बांझपन को दूर करने के लिए, ऐसे बांझपन जो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, जो परिस्थितियाँ होती हैं बांझ दंपति या संतानहीन दंपत्तियों के लिए एक वरदान, टेस्ट ट्यूब बेबी, परखनली शिशु। क्या है ये? संतानहीन दंपत्तियों के लिए एक वरदान है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक। परखनली शिशु क्या है, इसका परिचय क्या है, इसको ध्यान से पहले देखिए। आधुनिक वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक विधियों का आविष्कार किया जिनके प्रयोग से बांझ दंपत्ति भी संतान उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक, हमने आपको बताया कि संतानहीन दंपत्तियों के लिए संतान सुख प्राप्त करने के लिए एक ऐसी तकनीक है जिससे उनके लिए वरदान साबित होती है। संतानहीन दंपत्तियों का एक वरदान, टेस्ट ट्यूब बेबी। इसमें कई सारी विधियां हैं संतान उत्पन्न करने के लिए, उन्हीं में से एक विधि है। ऐसी सारी विधियां जो संतान उत्पन्न, बांझ दंपतियों को संतान उत्पन्न करने में मदद करते हैं, इन सभी विधियों को सहायक प्रजनन तकनीक, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, ART क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। ठीक है, ये सारी ऐसी विधियां जो हैं कि संतानहीन दंपतियों के लिए संतान उत्पन्न करने में मदद करते हैं। तो ऐसे सभी तकनीक, या इसकी परिभाषा अगर लिखना चाहें तो ऐसे सभी तकनीक, ऐसे तकनीक जिनके द्वारा संतानहीन दंपतियों को संतान सुख मिल सकता है, उन्हें सहायक प्रजनन तकनीक या ART कहते हैं। परखनली शिशु तकनीक भी इन्हीं तकनीकों में से एक है। ठीक है, संसार के पहले परखनली शिशु का जन्म स्टेप्टो एंड एडवर्ड्स नामक वैज्ञानिक थे, जो 25 जुलाई 1978 में ब्रिटेन के ओल्डहम शहर में इन्होंने जन्म दिया था। ये वैज्ञानिक हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, एडवर्ड एंड स्टेप्टो एंड एडवर्ड्स, तो वैज्ञानिक हैं जो 25 जुलाई 1978 ओल्डहम शहर में होते हैं। फिर से कर देते हैं ये लाइन, स्टेप्टो एंड एडवर्ड्स। ठीक, और कब यह था? इन वैज्ञानिकों के प्रयास से 25 जुलाई 1978 को हुआ था। 25 जुलाई 1978 में ब्रिटेन के ओल्डहम शहर में हुआ था। ठीक है, इसका नाम क्या था? यह जो टेस्ट ट्यूब बेबी उत्पन्न हुई थी, एक लड़की थी जिसे ल्यूसी जोए ब्राउन, क्या कहते हैं इसे? इस लड़की का नाम ल्यूसी जोए ब्राउन का नाम दिया गया था। और फिर इस ल्यूसी जोए ब्राउन ने साधारण रूप से जन्म लेकर के अपने विकास करती हुई ये 2004 में विवाह किया और प्राकृतिक रूप से एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। ल्यूसी के जन्म के बाद से परखनली शिशु तकनीक पर वैज्ञानिकों ने ज़्यादा काम किया और उसमें बहुत सारी तकनीक प्रक्रियाएँ प्रयुक्त होती हैं। जैसे नंबर 1, अंतःगर्भाशयी शुक्राणु सेचन, IUI। ठीक, IUI, इंट्रायूटेरिन इंसेमिनेशन, अंतःपात्री निषेचन, IVF क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तथा भ्रूण हस्तांतरण, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, युग्मक का अंतःफेलोपियन हस्तांतरण, गिफ्ट, शायद में बोलते हैं इसे गिफ्ट, गैमेटिक इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, फिर युग्मनज का अंतःफेलोपियन हस्तांतरण, गिफ्ट, कृत्रिम वीर्यसेचन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, वही है जो अंतःगर्भाशयी शुक्राणु सेचन। अब एक एक को इसको पढ़ते हैं। नंबर 1, कृत्रिम वीर्यसेचन, शब्दों से स्पष्ट है, कृत्रिम वीर्यसेचन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, या इसी को अंतःगर्भाशयी शुक्राणु सेचन। ठीक है, ये देख लीजिए। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब पति के वीर्य में शुक्राणु कम होते हैं या शुक्राणु कम सक्रिय होते हैं। ऐसी दशा में प्रयोगशाला में पति का वीर्य निकालकर इसमें से शुक्राणु पृथक कर लेते हैं। इन शुक्राणुओं का संसाधन करके महीन कैथेटर द्वारा
पत्नी के गर्भाशय में उस समय पहुंचा देते हैं जब पत्नी के अंडाशयों में अंडाणु अंडोत्सर्ग के लिए तैयार होते हैं। यदि पत्नी के गर्भाशय का मुख इतना संकुचित रहता हो तो अस्खलन के बाद पति के वीर्य के शुक्राणु पत्नी की योनि से गर्भाशय में नहीं पहुंच पा रहे हों, तब भी प्रयोगशाला में संसाधित शुक्राणुओं को कैथेटर द्वारा ही पत्नी के गर्भाशय में पहुंचाया जाता है। दूसरा, अंतःपात्री निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यही टेस्ट ट्यूब बेबी ज़्यादातर IVF तकनीक ही के नाम से जाना जाता है। IVF है क्या? टेस्ट ट्यूब बेबी तो बायोलॉजिकल वर्ड है, लेकिन मेडिकल टर्म्स जो है IVF होता है। या और इसके साथ साथ भ्रूण हस्तांतरण, एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र। इस परखनलिस इस तकनीक को निम्नलिखित प्रमुख चरणों में बांटा जाता है। नंबर 1, प्रत्येक मासिक चक्र में स्त्री के प्रत्येक अंडाशय में समानतः एक ही अंडाशयी पुटिका का विकास होता है, जिसमें कि एक अंडाणु बनता है। परखनलिस इस तकनीक को एक साथ कई अंडाणुओं से प्रारंभ किया जाता है, क्योंकि इस तकनीक की प्रक्रिया में अगले चरण में अंडाणुओं के खराब होकर नष्ट होने की अत्यधिक संभावना होती है। इसलिए इस तकनीक के प्रथम चरण में रसायनों विशेषकर हार्मोनों की सहायता से स्त्री के अंडाशयों में एक साथ कई अंडाशयी पुटिकाओं को विकास के लिए प्रेरित किया जाता है। इसमें क्लोमिफिन सिट्रेट, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और मानव रजोनिवृत्त गोनाडोट्रोफिन जिसे ह्यूमन मोनोपॉजल गोनाडोट्रोफिन HMG, फिर HCG मानव कोरियोनल गोनाडोट्रोफिन या इंग्लिश से बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनल गोनाडोट्रोफिन आदि की बहुत ही नियंत्रित उपयोग किया जाता है। दूसरे चरण में अंडाशयों की पूर्ण रेखा विकसित अर्थात परिपक्व अंडाशयी पुटिकाओं से अंडाणुओं को बाहर निकालकर एक पेट्री डिश में पोषक तरल में रखा जाता है। इसके लिए लेप्रोस्कोप नामक नलीनुमा प्रकाशित उपकरण होता है। ट्यूब लाइक ऑप्टिकल अपैरेटस या अल्ट्रासाउंड ट्यूब को योनिमार्ग से अंदर डालकर अंडाशयों की सतह पर उभरी हुई पुटिकाओं में छेद करके इनमें से द्वितीयक अंडक कोशिका सेकेंडरी oocyte को सक्शन फोर्स द्वारा निकाल लिया जाता है। पेट्री डिश में पोषक तरल में रखकर अंडक कोशिकाओं का हमारे शरीर ताप के बराबर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस पर इनक्यूबेटर में 4 से 6 घंटे तक इनक्यूबेशन किया जाता है। इस इनक्यूबेशन को हम उस तरह से समझ सकते हैं जैसे मुर्गियां अपने बच्चे को सेने का काम करती हैं, अंडे देती हैं, ठीक है, और जिसके कारण से सेकेंडरी oocyte परिपक्व अंडाणुओं में बदल जाती है। अंडाणुओं के इंक्यूबेशन के समाप्त होने के 2 घंटे पहले पुरुष को हस्तमैथुन द्वारा अपना सीमेन निकालने को कहा जाता है। एक विशेष घोल द्वारा बेर को पतला करके 2 बार इसका सेंट्रीफ्यूगेशन अपकेंद्रण किया जाता है। अपकेंद्रण में घोल के पतले अंश को निथार कर हटा देते हैं। बचे हुए घोल को में से शुक्राणु कंसंट्रेट होते हैं। पेट्री डिश में इस घोल में को थोड़ा पोषक तरल मिलाकर उष्मायान के लिए यानी इंक्यूबेशन के लिए पेट्री डिश को 45 मिनट से फिर इंक्यूबेटर में रखा जाता है। उसके बाद शुक्राणुओं से इस सांद्रित घोल को अंडाणुओं वाली पेट्री डिश में डालकर फिर से लगभग 18 घंटों के लिए इंक्यूबेशन के लिए फिर से इंक्यूबेटर मशीन में रख दिया जाता है। ठीक है, देख लीजिए ये फिगर के माध्यम से, यहाँ पर ये फिगर जो है यूट्रस है, ये देखें यहाँ से ये ओरी से ये एक अंडाणु को निकाला जा रहा है। ठीक, ये निकाल लिया जाएगा। ये पूरा ये यूट्रस है। ठीक, निकालने के बाद देखिए यहाँ पे ये सीमेन, ये क्या है यहाँ पे देख लीजिए, दिखाया मैंने, ये सीमेन है पूरा। ठीक है, और इधर से ये ले रहे हैं ओवरी, तो ये पेट्री डिश में इधर ले लिया और इधर पेट्री डिश में इधर ले लिया। ठीक है, सीमेन को अंडाणु को, और उसको लेने के बाद फिर इसमें से इसका सेंट्रीफ्यूजल करते हैं। शुद्ध रूप से इसका लेबोरेटरी में फ़िल्टर करने के बाद जो हेल्दी स्पर्म हैं, अच्छे गतिमान होते हैं उनको, और फिर ये अंडाणुओं को लेने के बाद फिर क्या करते हैं, ये दूसरे में मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद देखते हैं कि उनका क्लीवेज होता है कि नहीं, सेल डिवीज़न होता है कि नहीं। अगर सेल डिवीज़न हो रहा है तो 2 से 4, 4 से 8, लगभग 8 कोशिका की स्थिति में इस भ्रूण को यूट्रस में इम्प्लांट कराया जाता है। तो इम्प्लांट कराने का तरीका देखिए, ये यहाँ पर ये है, यहाँ पे देख रहे हो ये फर्टिलाइजेशन दिखा रहे हैं। 2 कोशिका में बट गया भ्रूण, 4 बन गया, फिर 8 जब हो जाता है तो जनरली 8 कोशिकाओं में कर देते हैं। फिर ये एक देखो ये है ट्यूब्स, ये ट्रांसफ़र ऑफ एम्ब्रियो
ये जो ट्यूब है ये एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर रही है। यहाँ पर ये पूरा यूट्रस है, क्या है ये पूरा, ये यूट्रस है। यहाँ पे इम्प्लांट कर देते हैं और फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी है वो ऐसे बाहर टेस्ट इन IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। जैसे देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये फर्टिलाइजेशन जैसे ये IVF, ठीक, ये लाइन, ये फर्टिलाइजेशन इसका मतलब होता है कि आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन, ठीक है, आउटसाइड बॉडी, यही है IVF, ठीक। IVF का मतलब हो गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लेकिन होता है आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी कैसे, वो अंडाणु को महिला के ओवरी से अंडाणु को ले लिए और पुरुष से सीमेन ले लिए, स्पर्म, इसको बाहर किसी पेट्री डिश में, टेस्ट ट्यूब में, दोनों को वातानुकूलित शरीर के वातावरण के अनुसार लैबोरेटरीज में शरीर से बाहर फर्टिलाइजेशन क्रिया कराते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या करते हैं, शरीर से बाहर फर्टिलाइजेशन क्रिया कराते हैं। करने का मतलब कि जो नेचुरल प्राकृतिक फर्टिलाइजेशन होता है यूट्रस के अंदर फैलोपियन ट्यूब में, अंडवाहिनी नलिका में, ठीक है, डिम्ब वाहिनी नलिका में फैलोपियन ट्यूब करते हैं, वह फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, शरीर से बाहर किसी टेस्ट ट्यूब में या पेट्री डिश में होता है। अंडाणु, ओवरी से अंडाणु निकाल लिया जाता है शरीर से बाहर और सीमेन ले जाता है बाहर टेस्ट ट्यूब में। सीमेन और शुद्ध रूप से उसको छटाई फिल्टर करने के बाद स्पर्म, बहुत सारे स्पर्म और एक अंडाणु के साथ मिला दिए जाते हैं, मिक्स कर दिए जाते हैं एक पेट्री डिश में। फिर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। दो फर्टिलाइजेशन होने के बाद तुरंत कुछ घंटे के बाद फिर उसको इनक्यूबेटर में रखा जाता है, समान शरीर के वातावरण के अंदर वातावरण, शारीरिक वातावरण दिया जाता है, न कि शरीर के अंदर। फिर उसमें जब डिवीज़न होने लगता है 1 से 2 सेल्स, 2 से 4 सेल्स, 4 से 8 सेल्स, फिर इसको फिर शरीर में यूट्रस में इम्प्लांट करा देते हैं। अभी हमने फिगर के माध्यम से आपको दिखाया, ये देखो, ये यूट्रस में इम्प्लांट करा दे रहे हैं। अब यहाँ पर फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी, वो माँ प्रेग्नेंट हो गई और फिर 9 महीने तक उन्हें गर्भ में उस बच्चे का पालन करेगी और फिर उसको जन्म दे देगी। तो इस तरह से जो ये तकनीक है, इसमें एक पिता और 2 माँ हो सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है, मान लीजिए किसी का अंडाशय काम नहीं कर रहा है या किसी का यूट्रस नहीं काम कर रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि अगर अंडाशय नहीं काम कर रहा है, यूट्रस काम कर रहा है, तो किसी दूसरे महिला से हम अंडाशय को दान में ले लेते हैं। कोई महिला दान करिए, मान लीजिए कि पत्नी की सिस्टर है या कोई भी है, फ्रेंड है, तो अंडाणु अपने दान कर दी और लैब के में हस्बैंड के स्पर्म से वो फर्टिलाइज़ करा करके फिर पत्नी के यूट्रस में उसको इम्प्लांट करा देते हैं। तो इसमें इस तरह से 2 माँ हो गई। अंडाणु दान करने वाली जेनेटिकली जो गुणसूत्र होंगे वो अंडाणु जो दे रही है उस महिला को होंगे, और पत्नी अगर अपने गर्भ में पाल रही है तो ये माँ हो गई, तो 2 माँ हो गई। या इसी का उल्टा भी हो सकता है, पत्नी का अगर यूट्रस नहीं काम कर रहा, यूट्रस में ट्यूमर है या यूट्रस निकाल दिया गया है, ओवरी है, ओवरी ठीक से वर्क कर रही है, तो अंडाणु पत्नी का स्पर्म हस्बैंड का लेकर के किसी दूसरी महिला से बात करके अगर तैयार हो जाती हैं, आज बहुत सारे ऐसे पैसों पर, धन देने पे, लालच में, गरीबी इतनी है कि बहुत सारे ऐसे किसी के माँ बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस को सरोगेट मदर, आपने सुना होगा सरोगेट मदर, ठीक है, सरोगेटी या इसी को बोलते हैं सरोगेसी। सरोगेट इसका हिंदी होता है किराए की कोख। तो इस तरह से ये सरोगेसी जो चल पड़ी है, हालांकि इसे कानूनी मान्यता अभी तक नहीं मिली है, लेकिन फिर भी ऐसे केस में 2 माँ होती हैं। एक अपने कोख, अपने गर्भ में 9 महीने तक पालने वाली वो माँ हुई, और अंडाणु को जो देने वाली है पत्नी, वो जेनेटिकली जो गुणसूत्र होंगे वो अंडाणु के जो जिसके शरीर से गुणसूत्र अंडाणु लेकर आएंगे वो भी एक माँ है जेनेटिकली, और एक पालन करने वाली। तो एक पिता, एक और 2 माँ। अभी आपने देखा होगा इस पर एक टेस्ट ट्यूब बेबी IVF पर एक फिल्म भी बन चुकी है,
बहुत पहले बनी थी, शाहरुख खान की है। फिल्म का नाम शायद है चोरी चोरी चुपके चुपके, जिसमें इस तरह से शाहरुख खान अपने बेबी के लिए एक नायिका को तैयार कराता है और इस तरह से वो तैयार होती है और फिर कैसे कैसे उसके बेबी को बर्थ देने के बाद फिर वो चली जाती है। तो वो इसी IVF तकनीक पर फिल्म बनी है, जो कि टेस्ट ट्यूब बेबी, जनरली टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब देखिए अब इसके बाद क्या होता है, जब दोनों मिक्स कर जाते हैं और फिर इम्प्लांट करा देते हैं उटरस में, तो फिर मिक्स करने के बाद होता क्या है कि देखिए फिर इसको छोड़ दिया जाता है कई 18 घंटे तक, फिर इंक्यूबेटर में छोड़ा जाता है। अब उसके दौरान 18 घंटे के दौरान जो शुक्राणु द्वारा अंडाणुओं का अंतःपात्री निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। यानी कि 18 घंटे के उस तापमान में रखा जाता है जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। एक मशीन होती है इंक्यूबेटर जिसे बोलते हैं। तो उसी समय चूँकि वो मिला के रखते हैं उस पेट्री डिश में, उस टेस्ट ट्यूब में अंडाणु और स्पर्म को मिला के रख दिया जाता है बॉडी। फिर उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, उसी में फर्टिलाइज कर देते हैं। इसीलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है कि शरीर से बाहर, शरीर के अंदर वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, शरीर से बाहर हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अंतःपात्री निषेचन। हिंदी में अंतःपात्री, पात्र माने बर्तन, बर्तन के अंदर निषेचन, इंग्लिश में बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी अंतःपात्री, किसी बर्तन में निषेचन कराना। वो बर्तन क्या हो सकता है, टेस्ट ट्यूब बेबी है, पेट्री डिश है, लेकिन नॉर्मल शरीर नहीं है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब हो गया फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। ठीक, निषेचन के फलस्वरूप बनी युग्मनज कोशिकाओं अर्थात युग्मनजों, जाइगोट को निकालकर एक नई पेट्री डिश में ऐसे वृद्धि, एक मतलब पौष्टिक तरल होता है, ठीक है, उसमें रखा जाता है जिसमें ग्रोथ फैक्टर घुले रहते हैं। अब इस नई पेट्री डिश को भी 24 घंटे के लिए फिर से इंक्यूबेटर में रख देते हैं। ठीक है, जाइगोट को निकालने के बाद फिर 24 घंटे के लिए रख देते हैं। इस दौरान जाइगोट में क्लीवेज, विभाजन शुरू हो जाता है। तो पहले ये होता है 2, 4, 8, फिर उसके बाद फिर ये बढ़ता चला जाता है, जिन्हें कोरक खंड ब्लास्टोमियर कहते हैं। इसको मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा दिया है। इस प्रकार से जो जाइगोट होता है प्रारंभिक दशा भ्रूण एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक, अब अगली स्टेज में क्या होता है कि प्रायः 8 कोष की भ्रूण को ही गर्भाशय में पहुंचा दिया जाता है ताकि गर्भाशय की दीवार में धंसकर गर्भ में स्थापित हो सके। एक विशेष प्रकार की पिचकारी द्वारा वृद्धि घोल से भ्रूण को निकालकर योनि मार्ग से सीधे गर्भाशय के प्रारंभिक भाग में डाल देते हैं। ये हमने बता दिया है आपको, फिर भी ध्यान से दोहरा लीजिए। गर्भाशय की दीवार में भ्रूण के स्थापित होने के बाद शीघ्र ही आंवल का निर्माण हो जाता है। अंडाशय के कार्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन तथा आंवल से HCG हार्मोन का स्रावण बढ़ता जाता है और इन्हीं की जांच करके HCG का जांच से ही पता चलता है कि प्रेगनेंसी हुई कि नहीं है। अंडाणुओं के अंतःपात्री निषेचन के लिए इनक्यूबेशन विधि के अतिरिक्त एक अंतः कोशिका द्रव्यी शुक्राणु अंतःक्षेपण, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI की विधि भी अपनाई जा रही है। इस विधि में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से प्रायः एक स्वस्थ शुक्राणु को पृथक करके माइक्रो मैनिपुलेटर की सहायता से माइक्रो इंजेक्शन पीपेट द्वारा अंडाणु में ही इंजेक्ट कर दिया जाता है। वो खुद उसमें अंदर इंजेक्ट करा दिया जाता है। ठीक है, अब युग्मक का अंतर फेलोपियन स्थानांतरण जो दूसरा तरीका था, ये सब IVF के तकनीक हैं, मतलब ART के तकनीक हैं। इसमें क्या होता है, युग्मक का अंतर फेलोपियन स्थानांतरण में, जिसे गिफ्ट बोलते हैं, मादा के जनन तंत्र में उपस्थित फेलोपियन नलिका में लेप्रोस्कोप द्वारा अनिषेचित अंडकोशिका, जिनकी संख्या 2 होती है, के साथ 2 से 5 लाख शुक्राणुओं को प्रवेश करा देते हैं। इस विधि को युग्मक का अंतर फेलोपियन स्थानांतरण गिफ्ट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षा में, तो इसको आप लोग जो है भूलिएगा मत कि इस तकनीक में क्या होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि इस विधि को जो जिसने खोजा था उसका नाम है एरहेटल, 1984-85 में खोजे थे। ठीक है, इस विधि को युग्मक का अंतर फेलोपियन स्थानांतरण गिफ्ट कहते हैं। 60 में गिफ्ट वो नहीं किसी को लेने देने वाला। एक तरह से ये क्या करता है कि गैमेटिक इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, मादा के जनन तंत्र में फेलोपियन जो जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है जिस नलिका में, उसी में अनिषेचित अंड जिनकी संख्या 2 होती है, एक अनिषेचित अंड ले लेते हैं और उसके साथ में
4 से 5 लाख 2 से 5 लाख तक स्पर्म को ले लेते हैं और सब एक के साथ उसी फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसीलिए मतलब दोनों गैमेट हैं, स्पर्म और ओवम, स्पर्म ओवम दोनों को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करने की तकनीक को गिफ्ट बोलते हैं। इसके बाद एक और है युग्मनज का अंतर फैलोपियन स्थानांतरण, जायगोटिक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट, वो गिफ्ट है, ये जिफ्ट है। प्रयोगशाला में निषेचित हुए, यहाँ पर अनिषेचित अंडे को शुक्राणुओं के साथ में फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित करते हैं। यहाँ पर क्या है, प्रयोगशाला में शरीर से बाहर फर्टिलाइज्ड एग जो कि जाइगोट बन चुका है, 24 घंटे के पश्चात लेप्रोस्कोप द्वारा मादा की फैलोपियन नलिका प्रवेश करा देते हैं। और इस विधि को खोजा था किसने, डेवराप एटल 1986 में। इस विधि को युग्मनज का अंतर फैलोपियन स्थानांतरण जिफ्ट कहते हैं। ठीक है, जाइगोटिक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अब परखनली शिशु का महत्व क्या है हमारे देश में? महत्व यही है कि जो बाँझ दंपति हैं उनको संतान सुख मिल सकता है। ठीक है, ये वो बहुत बड़ा महत्व है। ये ऐसे लोग भी संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं जो संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, ये बहुत बड़ा महत्व है। तो देख लीजिए विधिवत इसको। प्राचीन काल से पर्यावरण जीवन में एक विवाह प्रथा प्रचलित रही है, अतः कई दंपति बांझपन के कारण संतान सुख से वंचित रह जाते हैं। परखनली शिशु तकनीक ने हर स्त्री के लिए मातृत्व सुख को संभव बनाया है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में सन 1985 में इस तकनीक को से संबंधित चौथी अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी IVF में बताया गया कि तकनीकी सुधारों के कारण इस तकनीक द्वारा गर्भधारण धीरे धीरे सुगम होता जा रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन के शहर लंदन में एक महिला ने 21 वर्ष पूर्व, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लंदन में एक महिला ने 21 वर्ष पूर्व परिरक्षित यानी प्रिजर्व किए गए अपने पति के शुक्राणु का उपयोग करके परखनली शिशु तकनीक द्वारा गर्भधारण करके शिशु को जन्म दिया। यानी कि पति उसका शायद नहीं था, क्या उसने अपने स्पर्म को स्पर्म बैंक में सुरक्षित रखा था। 21 साल पहले स्पर्म बैंक में सुरक्षित किए गए हस्बैंड की स्पर्म से वो प्रेग्नेंट हुई और एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। तो कभी कभी स्त्री विभिन्न समस्याओं के कारण किसी भी प्रकार से गर्भधारण नहीं कर पाती हैं। ऐसी दशा में युगल दंपति के शुक्राणु व अंडाणु से निषेचित अंड को किसी अन्य स्त्री या सेरोगेट माँ, हमने बताया सेरोगेट के लिए, सेरोगेट माँ के गर्भाशय में रोपित कराकर उसे शिशु उत्पन्न कराया जाता है। इसके लिए उस स्त्री को उचित धन दिया जाता है, या अगर फ्री में कोई तैयार हो गई है तो बात अलग है। बहनें तैयार हो जाती हैं, पत्नी की बहन और पत्नी की फ्रेंड या कोई भी है, अगर इस तरह से कोई दान कर सकता है अपना 9 महीने समय, बहुत बड़ा योगदान है। तो हालांकि इसको कानूनी मान्यता मिली नहीं है, जैसे कि मैंने बता दिया पहले। परखनली शिशु तकनीक अब काफ़ी प्रचलित और अपेक्षाकृत सस्ती हो गई। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका बच्चों को फाइनल क्लास में प्रोजेक्ट मिलता है और बताया जाता है कि बच्चे अपने आसपास, घरों के आसपास, मोहल्ले में अगर ऐसे संतानहीन दंपत्ति हैं तो उन्हें इस तकनीक के बारे में बताएं और इसे अपनाने की सलाह दें। हमारे देश में लगभग 12 करोड़ व्यक्ति संतान सुख से वंचित रह जाते हैं, इसीलिए देश के विभिन्न शहरों में कृत्रिम प्रजनन व परखनली शिशु केंद्र खुल गए हैं। जब देखिए बच्चों, इसमें अब आपका कोर्स ये समाप्त हो गया और ये कोर्स नहीं, ये लास्ट चैप्टर जनन स्वास्थ्य, जिसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं, और यह यूनिट इसी के साथ में पहली यूनिट भी समाप्त हो गई। अब दूसरी यूनिट आपको अब अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो इसमें आप लोग स्वेच्छा से इसके जो भी प्रश्न दिए गए हैं आप लोग, मैंने इसमें से अधिकांश प्रश्न करा दिए होंगे होमवर्क के माध्यम से, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा प्रश्न अगर नहीं किए हैं तो इसको आप लोग करके हमसे चेक करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें से परखनली शिशु प्रक्रिया को इसको बता सकते हैं, जनन स्वास्थ्य का महत्व, परिवार नियोजन का औसत, ये सब तो मैंने बता ही दिया। जनसंख्या वृद्धि कारण पूछ लिया है, स्वास्थ्य सब हमने पूछ लिया है। यहाँ पे आज जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न में इसको आप लोग कर सकते हैं। जैसे एमनियोसेंटोसिस से क्या समझते हैं, ठीक है, और चिकित्सीय सगर्भता समापन के उपयोग व हानियाँ बताइए, इसको आप कर दे सकते हैं। बंधता से आप क्या समझते हैं, ये आप कर सकते हैं। और 7वां भी कर सकते हैं जिसमें सेरोगेट मदर है और ये चिकित्सीय सगर्भता समापन है। परखनली शिशु का महत्व क्या है, ठीक है, ये आप लोग ये लघु उत्तरीय प्रश्न ये होमवर्क के रूप में इसको समझिए, मैं होमवर्क दे रहा हूँ और इसको करके मुझे बताइएगा।
ठीक है। और भी इसमें देख लीजिए, देख लेते हैं और क्या है, जनन क्षमता सीमित रखने के 4 विधियाँ। परखनली शिशु ये हो ही जाएगा, MTP, गिफ्ट जिफ्ट। दूसरा आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, जनन अक्षमता क्या है ये कर सकते हैं। तो इसको आप लोग विस्तृत उत्तरी वाला मैंने अधिकांश करा दिया है। तो लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरी में से आपको होमवर्क हम दे रहे हैं, इसको करके बताइएगा। और ये देख लीजिए एमनियोसेंटोसिस। ये एमनियोसेंटोसिस कैसे किया जाता है, ये देखिए अल्ट्रासाउंड मशीन, ये है अल्ट्रासाउंड, ठीक है। यहाँ से इंजेक्शन के थ्रू एमनियोटिक फ्लूइड इतना निकाला जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जा रहा है। इसको सेफ, ये अल्ट्रासाउंड से सेफ जोन पता चलता है कि कौन सा सेफ। तो यहाँ से देखो ये इंजेक्शन के थ्रू ये फ्लूइड निकाले थे। ये फीटस है, बेबी, प्लासेंटा, ये हिस्सा एक प्लासेंटा वाला है पूरा, ठीक। और इस तरह से ये निकाल लिया जाता है। यहाँ पर भी देख लीजिए, ये निकाल करके ये तरीका अल्ट्रासाउंड इंजेक्शन के थ्रू टेस्ट ट्यूब बेबी में निकाल लिया एमनियोटिक फ्लूइड। अब एमनियोटिक फ्लूइड को एक पेस्ट्री डिश है, कटोरे जैसा होता है कांच का पेस्ट्री डिश, इसमें रखते हैं, क्योंकि इसमें जो है कि प्लासेंटा से और जो जाइगोट है उसके सेल्स होती हैं, तो इसी से गुणसूत्र का पता लगाया जाता है। बायोकेमिकल एनालिसिस लैब में की जाती है। तो एमनियोसेंटोसिस से बहुत सारे गंभीर रोगों का जन्म से पहले पता करके यदि वो ठीक हो सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका समापन MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर दिया जाता है, जो 12 से 15 या 20 हफ्ते तक अलाउ है। DNA क्रोमोसोम एनालिसिस होती है सेल कल्चर के द्वारा। इसको देखो IVF साइकिल ये है। इसमें देखिए नंबर 1 पहले क्या किया जाता है कि जो ओवरी है, ओवरी के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि ओवरी ज़्यादा से ज़्यादा ओवम को उत्पन्न करे, स्टिमुलेट किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा अंडाणुओं को पैदा करने के लिए। उसके बाद दूसरे स्टेज में देखिए क्या होता है, एग रिट्रीवल बाय फ्रॉम द ओवरीज। उसके बाद एक इंजेक्ट मशीन होती है, वहाँ से वैक्यूम होता है, उससे जो है कि अंडाणु को निकाल लिया जाता है। निकालने के बाद तीसरे स्टेज में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। एक पेट्री डिश हो, बीकर हो, टेस्ट ट्यूब हो, उसमें फर्टिलाइजेशन करा जाता है। स्पर्म, बहुत सारे स्पर्म लेकर के उस ओवम से फर्टिलाइज करा दिया जाता है। चौथा है एम्ब्रियो मैचुरेशन। उसके बाद फिर इंक्यूबेशन में रख करके एम्ब्रियो को मैच्योर किया जाता है। 1 से 2 सेल्स, 2 से 4 सेल्स, 8 सेल्स जब बन जाते हैं तो 5वें स्टेज में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है यूट्रस में, ये ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये तरीका है टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF भी उसको बोलते हैं। एक दूसरा फिगर उसी तरह से थोड़ा सा क्लियर था इसलिए ले लिया हमने। और ये भी देखिए, ये पूरा यहाँ से लिया जा रहा है अंडाणुओं को, फिर यहाँ देखो फर्टिलाइज कराया जाता है, फिर इसके बाद फिर ये तरीका, तो वही जो हमने पहले बताया वही सब है, ठीक है। इम्प्लांट कराया जा रहा है 5वें में। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसी को बोलते हैं। एक और उसी तरह से थोड़ा सा क्लियर था, यहाँ से थोड़ा सा आप लोगों के लिए और आसान, कि ओवरी से अंडाणु ले लिया, ठीक, और यहाँ पर फर्टिलाइज करा रहे हैं, ठीक, अंडाणुओं को स्पर्म से फर्टिलाइज करा दे रहे हैं। उसके बाद फिर फर्टिलाइज कराने के बाद इसमें एम्ब्रियो बन जाता है, कई सेल से बनते हैं 4 से 8, और फिर उसको क्या करते हैं यहाँ पर यूट्रस में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं। यही हो गया टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखो शरीर के बाहर, वैसे नॉर्मली कहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, नॉर्मली जो फर्टिलाइजेशन होता है ये है फेलोपियन ट्यूब, ये है, यह फेलोपियन ट्यूब है। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन न हो करके फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, शरीर से बाहर, इसीलिए इसको बोला जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अंतःपात्र निषेचन, किसी बर्तन में निषेचन करा करके फिर से शरीर के अंदर प्रविष्ट कराना, इम्प्लांट करा देना, ठीक। टेस्ट ट्यूब भी देखो, ये टेस्ट दिखाया गया, एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें से बच्चे निकल रहे हैं, एक समझने के लिए है, लेकिन हकीकत में ये नहीं है कि बच्चे जो डेवलप होते हैं एक टेस्ट ट्यूब में ही पैदा होते हैं, टेस्ट ट्यूब से ही निकलते हैं। एक सिंबॉलिक है, एक सिंबल, एक तरह से संकेत है, ये बच्चे टेस्ट ट्यूब बेबी हैं, टेस्ट ट्यूब में ही इनका फर्टिलाइजेशन हुआ है,
न कि डेवलपमेंट पूरा हुआ है। डेवलपमेंट तो नॉर्मल जैसे बच्चे होते हैं यूट्रस में वैसे होता है। ठीक, ओके, थैंक्स। उम्मीद है कि